मैं प्रोफेसर साहब के बगल में बैठा था और प्रोफेसर साहब को बड़ा संकोच था इस बात का कि जो कार्यक्रम का जो शीर्षक है ना, बड़ा भारी भरकम बना दिया मेरे लिए। मेरे से बात की इन्होंने, मैं ऐसा क्या कि ये मानव रत्न उन्होंने कर दिया। मेरे को बड़ा इस बात की बड़ी झेप महसूस कर रहे थे आदरणीय सर। तो मैंने उस वक्त उनका जवाब नहीं दिया। अब इस मंच के माध्यम से मैं आप सभी के बीच में मैं 2-3 मिसाल ऐसी दूंगा कि ये मानव रत्न से कम है ही नहीं, उससे कम हो ही नहीं सकता। अगर कोई मानव रत्न कहलाने का लायक है तो आदरणीय सर है। मैं आपके सामने शेयर करूंगा। ये पढ़ाते थे कॉलेज में, मैं बातें कर रहा हूं आज से 30 साल पहले की। आदरणीय भजनलाल जी सीएम होते थे और उन्होंने एक अभियान चलाया था, प्रौढ़ शिक्षा अभियान। जितने भी निरक्षर प्रौढ़ है ना, उनको साक्षर किया जाए। जितने भी कॉलेजेस के लेक्चरर थे और स्कूलों के टीचर्स थे, सबकी ड्यूटी लगी थी, जो कुछ जानते भी होंगे। और कुछ दिन तक सरकार का बड़ी सख्ती रही थी। सभी के साथ ना 8-8, 10-10 प्रौढ़ों का एक ग्रुप आ गया था। तो सभी ने तो जब तक सरकार का डंडा रहा, सरकार की सख्ती रही, तब तक उनको पढ़ाया, किसी को पढ़ाया, किसी को नहीं पढ़ाया। पढ़े नहीं पढ़े ना पढ़े, बोले घर चले गए। संयोग से मेरी छोटी सी वर्कशॉप है, उसके मिस्त्री थे जो शिक्षा ग्रहण नहीं कर पाए थे और उनका ग्रुप जो है आदरणीय सर के पास चला गया। गांधीनगर दरवाना में सरकारी स्कूल हुआ करता, राजकीय विद्यालय हुआ करता था, तो उसमें सर पढ़ाते थे। अच्छा, सभी टीचर चले गए, वो कैंपिंग वो मतलब अभियान भी पता नहीं कहीं का कहीं चला गया, लेकिन सर ने उन सभी प्रणों को अपने घर बुला के पढ़ाया। ये सोनू बीच में बैठा, वो भी पढ़ाया करता था, रीतू भी पढ़ाया करती थी उनको, जब भी पढ़ते थे तब की बात कर रहा हूँ मैं। और वो सारे के सारे आज सारे ही साक्षर हैं, अपना अखबार पढ़ सकते हैं ना। इससे बड़ी मानव रत्न और कौन होगा, कौन से होगा। मैं सर का जवाब उसी वक्त भी दे सकता था। मेरे को रहीम जी का दोहा याद आया कि बड़े बड़ाई ना करें, बड़े ना बोले बोल, रहीमन हीरा कब कहे लाख टका मेरा मोल। तो बड़ी चीज कहती है कि मेरा मोल इतना बड़ा है। तो मैं सर को दोबारा नमन करता हूँ। एक वाक्य और भी है, मैं बार बार उसको दोहराता हूँ। मेरा सर के साथ इतना ज्यादा सानिध्य नहीं था। मैंने नाम सुना था। एक बार मैं दिल्ली से नरवाना आ रहा था, तो 2 सिख जेंटलमैन बैठे थे, प्रौढ़ थे वो। तो उनके साथ मेरी बातचीत हुई तो कहने लगे, काका जी तुसी कित्थे जाना है, तुसी जाना कित्थे है। वो दिल्ली से पंजाब में फिरोजपुर की तरफ जा रहे थे। मैं कहा जी मैं तो नरवाना जाना जी। कि तुसी नरवाना रहंदे हो? मैं कहा जी मैं नरवाना रहना। कहते यार गल तो दस काका, रमेश का की हाल है, रमेश का की हाल है। मैं कहा यार सर मैं आप किस रमेश की बात कर रहे हो, किन की बात कर रहे हो? कहते मैं जिदी गल कर रहा ना, वो जिथे रहेगा लुक के नहीं रह सकता। ये एक अनजान व्यक्ति ने तब मेरे को कहा था मैं सर को, वो जहां भी रहेगा वो छुप के नहीं रह सकता। तो अच्छा, मेरे पिताजी के साथ बड़ा प्रेम था इनका। मेरे पिताजी गुजर चुके हैं, लेकिन मैं अनाथ नहीं हूं। मेरे को जब भी कोई दिक्कत आती है पारिवारिक या सामाजिक, मैं सर के साथ बात करता हूं। मैं सर को रात को 12 बजे भी फोन कर देता हूं। मैं बड़ा सौभाग्यशाली हूं कि मेरे सिर पे सर का वरद हस्त है। और एक भजन साईं सर का लिखा हुआ है, आपके सामने पेश करूंगा, आशा है इसको स्वीकार करें। साईं सत्य साईं, सत्य साईं शिरडी साईं, शिरडी साईं सत्य साईं, सत्य साईं शिरडी साईं, शिरडी साईं सत्य साईं, सत्य साईं शिरडी साईं। बड़ा कृपाला दीन दयाला मेरा साईं, मेरा साईं। बड़ा कृपाला दीन दयाला तेरा साईं, मेरा साईं। भिक्षा मांगे मेरा साईं, अलख जगाए तेरा साईं।
भिक्षा मांगे मेरा साईं अलख जगाए, तेरा साईं मीठा जिसका नीम कहाए, तेरा साईं मेरा साईं मीठा जिसका नीम कहाए, तेरा साईं मेरा साईं बड़ा कृपाला दीन दयाला, तेरा साईं मेरा साईं। आटा पीसे मेरा साईं रोग निवारे, तेरा साईं आटा पीसे मेरा साईं रोग निवारे, तेरा साईं पानी से जो दिए जलाए, तेरा साईं मेरा साईं पानी से जो दिए जलाए, तेरा साईं मेरा साईं बड़ा कृपाला दीन दयाला, साईं मेरा साईं शिरडी साईं सत्य साईं, सत्य साईं शिरडी साईं। मंदिर मंदिर तेरा साईं, मस्जिद मस्जिद मेरा साईं, मंदिर मंदिर तेरा साईं, मस्जिद मस्जिद मेरा साईं, गिरजाघर और गुरुद्वारा सबका साईं, सबका साईं, गिरजाघर और गुरुद्वारा तेरा साईं मेरा साईं, शिरडी साईं सत्य साईं, सत्य साईं शिरडी साईं, शिरडी साईं सत्य साईं, सत्य साईं शिरडी साईं। श्रद्धा सबूरी शिरडी साईं, प्रेम सेवा परती साईं, श्रद्धा सबूरी शिरडी साईं, प्रेम सेवा करती साईं, मुफ्त शिक्षा और चिकित्सा तेरा साईं मेरा साईं, मुफ्त शिक्षा और चिकित्सा तेरा साईं मेरा साईं, शिरडी साईं सत्य साईं, सत्य साईं शिरडी साईं बड़ा कृपाला दीन दयाला, तेरा साईं मेरा साईं, तेरा साईं मेरा साईं। श्री जितेंद्र चौधरी, श्री सतीश मोदी, श्री जयलाल जी, श्री अमरजीत मधोक, श्री अरुण जी, श्री विनोद गर्ग और मुझे तुरंत याद आया था इनके भव्य व्यक्तित्व को और उनकी विनम्रता को देख के। इस कार्यक्रम के आयोजन से पूर्व प्रोफेसर साहब ये कहते रहे कि तो मेरे लिए कोई आ भी जाएगा यार। मैंने कहा आप एक बार आवाज़ तो दें, पूरा नगर आपको सुनने के लिए, आपको देखने के लिए, आपकी कृति के विमोचन का साक्षी बनने के लिए तैयार खड़ा है। और वही बात हुई, आप सब लोग इसके साक्षी बने। ये मेरे लिए बहुत गर्व की बात है। प्रोफेसर साहब का सम्मान मैं अपना सम्मान समझता हूँ। मेरे अध्यापक रहे हैं कॉलेज में, मैं अर्थशास्त्र पढ़ा हूँ उनसे। उपलब्ध साहित्य जो प्रोफेसर रमेश जी का है, उसको हम सभी तक पहुंचाने का जो एक कार्यभार वरिष्ठ साहित्यकार रामफल खटकड़ जी ने संभाला, उसके लिए मैं हृदय की गहराई से आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। देखिए, हीरे को की जो परख है वो एक जौहरी को होती है, और सामने ये लिखा हुआ है मानव रत्न, साहित्य रत्न। और ये जौहरी का कार्य जो है वो रामफल खटकड़ जी ने बखूबी निभाया है। जब ये पुस्तक मेरे पास आई उस समय मैं ये हैरानी से देख रही थी कि ये कब तक किया, ये कार्य भी हो गया। क्योंकि पिछले पुस्तक विमोचन समारोह में जब मिले थे प्रोफेसर रमेश जी से, तब रमेश राज जी का जिक्र जो है वो आया था। प्लास्टिक के फूल 1982 के अंदर प्रकाशित की गई, और उसके 40 वर्ष के बाद ये साहित्य
यहाँ हम सबके सामने आया। मैं इसकी पुस्तक के पृष्ठ उल्ट पलट कर देखती रही, एक फिर दूसरा फिर तीसरा, और ये सोच रही थी कि इतना उम्दा साहित्य, जिन्होंने जैनेन्द्र को पढ़ा है, जिन्होंने इलाचंद्र जोशी जी के बारे में जहाज के पंछी को पढ़ा है, भारत भूषण अग्रवाल जी की कविताएं जिन्होंने पढ़ी है, धर्मवीर भारती जी को जिन्होंने पढ़ा है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने जो साहित्य के बारे में कहा है, ऐसा गंभीर और इतना चिंतन और इतना मनन, अगर इनके शब्दों के बारे में बात करूं, अगर इनकी कला के बारे में बात करूं, तो मुझे ये लगता है कि मैं सूर्य को दीपक दिखाऊं। मेरे सामने शहर के गणमान्य व्यक्ति बैठे हैं, बुद्धिजीवी बैठे हैं, और ये सारा प्रेम जो है वो प्रोफेसर साहब के लिए है। साहित्य के लिए मुझे कम लग रहा है, लेकिन प्रोफेसर साहब के लिए आदर के सूचक जो है आज ये आर्य स्कूल का प्रांगण बना है। आपकी कहानियाँ पढ़ी, उसमें से बकुल जो कहानी है, नारी के मन के लिए और एक पिता के मन के लिए वो छूने वाली कहानी। उन शब्दों को जब वो आखिर में बकुल के पास आते हैं और उसका जब वो शव देखते हैं किस प्रकार से पंखे के ऊपर लटका हुआ है, उसकी दशा क्या है, और उसमें भी उन शब्दों के माध्यम से उस स्थिति को बताना कि आज हमारे समाज की दशा क्या हो गई है कि हम नारी की जो सुंदरता है उसके आगे उसके आंतरिक गुणों को ढक देते हैं। ये समाज उसका मूल्यांकन किस प्रकार से करता है, वो कहानी बखूबी बताता है। शालू जी ने और शैलेंद्र जी ने आपके काव्य के पंक्तियों को पढ़ा। काव्य की पंक्तियाँ देखिए, समय की सीमा है और समय सीमा के अंदर थोड़ा थोड़ा जो है अंश पढ़ा गया। प्रोफेसर साहब ने अपनी कविताओं के माध्यम से समाज के खोखलेपन को निकाल कर दिखाया। जहाँ जहाँ पर भी छिद्र नजर आए, उनकी पारखी नजरों से छिपे हुए नहीं। हमारा समाज किस प्रकार से नैतिकता के स्तर से गिरता जा रहा है, हमारे संबंधों में क्या गिरावट आई हुई है, शिक्षा का स्तर कहाँ जा रहा है, व्यक्ति असली कमाई किसको मान रहा है, ये सभी कुछ आपकी कविताओं में सहज झलकता है। प्रोफेसर साहब को मैं आपके नाम से जानती थी। मेरे विवाह से पूर्व जब मैं नरवाना में आई, उससे पहले आपसे मेरा परिचय जो है आपके नाम से, आपके काम से आपका परिचय था। हमारी प्रिंसिपल थी मैडम अलका मल्होत्रा, उनकी बहन सुधा जी, वो हिंदू कॉलेज में प्रोफेसर हैं, और उनके साथ मेरी बहन भी जुड़ी हुई थी, सत्य साई समिति के साथ थी, और वो अक्सर आपके बारे में बताते थे। मैं ये सोचती थी क्या ऐसा व्यक्ति भी हो सकता है। और जिस दिन मैंने आपको देखा, मैं ये सोचकर फिर से आती कि जैसे प्रेमचंद के बारे में ऐसे बातें कही जाती थी कि वो इस तरह के व्यक्तित्व के थे, जितना बड़ा उनका नाम था उसको उसी तरह से अगर देखा जाए तो ऐसे लगेगा कि व्यक्तित्व बहुत महान हो। लेकिन जैसे अभी बताया, और जिन काव्य पंक्तियों से आपके व्यक्तित्व के बारे में पता चलता है, बाहरी रूप कम है और अंतर्मन की अगर आपकी यात्रा करें तो वो विशाल है, समुद्र है, अगाध समुद्र है। और एक साहित्यकार को अगर जानना है तो उसके साहित्य के माध्यम से उसके अंतर्मन की यात्रा कर ही जाना जा सकता है। मैडम प्रीति ने, जगवीर जी ने अपने शब्दों के माध्यम से, ओम प्रकाश जी ने, प्रिंसिपल रणवीर कौशल जी ने जो जो बातें प्रोफेसर रमेश के काव्य के विषय में, उनके गद्य के विषय में बताई हैं, उन्हीं में से ही कुछ बातें जो मैंने भी आत्मसात की हैं वो मैं आपके समक्ष रखना चाहूँगी। माँ एक कहानी है, और माँ कहानी में माँ ना चाहते हुए भी लड़का और लड़की में भेद करती है, सारी रात सो नहीं पाती है। माँ की ममता क्या होती है वो आपकी कहानी में पढ़ने को मिलती है। आपका जो शब्द विधान है, उस शब्द विधान में शब्द ऐसे लगते हैं जैसे नर्तन कर रहे हैं। मोरवाना, नरवाना के नाम से के पीछे क्या कारण है? मोरवाना इसको कहा जाता था, क्यों कहा जाता था? बाबा गैबी साहब मंदिर के पास की जो झील है, निर्वाण झील, उससे जोड़कर आपने एक कल्पना के माध्यम से जिस कहानी को प्रस्तुत किया, ऐसी कहानी
बहुत पहले पढ़ी थी और बहुत समय बाद ऐसा साहित्य पढ़ने को मिला। साहित्य जब मन को सुकून देता है, वो जो दशा होती है वो एक मन को शांति ही नहीं देती, परम सुख देती है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है कि हृदय की जो मुक्त अवस्था है वो ज्ञान दशा कहलाती है और आत्मा की जो मुक्त दशा है वो रस दशा कहलाती है। और उसी रस दशा के अंदर आपके साहित्य को पढ़कर जो पाठकगण है वो पहुंच जाते हैं। मैं तो ये कहूँगी कि आप छुपे रुस्तम निकले। आपकी प्रतिभा जो है वो बहुत पहले यहाँ हमारे सबके सामने आ जानी चाहिए थी। लाइब्रेरीज में आपको आपकी किताबों को रखा जाना चाहिए, उसका प्रचार प्रसार होना चाहिए। स्कूलों और कॉलेजों में विशेष कार्यक्रम जो हैं वो आयोजित होने चाहिए। सभी विद्यार्थियों को पता चलना चाहिए कि देवत्व क्या है। जब मनुष्य के अंदर देवता के गुण आ जाते हैं, सात्विक गुणों का जब आविर्भाव हो जाता है, देवत्व वहीं से शुरुआत हो जाती है। आपने मानवता की सेवा के लिए चिकित्सा को माध्यम बनाया है। आप चिकित्सक कैसे बने इसकी कहानी भी मैं जानती हूँ। आपने किस प्रकार से इसकी शुरुआत की, कैसे आपने सीखा, किस तरह से आप आगे बढ़े, कैसे आपने रेलवे स्टेशन पर जल सेवा की शुरुआत की, वो भी मैं जानती हूँ। और जितना मैं आपको अधिक जानती हूँ उतना ही अधिक आपके प्रति मेरा सम्मान जो है बढ़ता जाता है। हम आपके जीवन से थोड़ा बहुत भी अगर सीख पाए और उस पर चल पाए और इस समाज को कुछ दे पाए, एक शिक्षाविद होने के नाते मैं उसमें अपने आप को ये समझूंगी कि मैंने कुछ दायित्व इस समाज के प्रति निभाया। मैं ज़्यादा बात ना करते हुए सिर्फ इतना ही कहूँगी कि आप सभी जो यहाँ पर उपस्थित हैं, हो सके तो ये पुस्तक जरूर पढ़िएगा और पुस्तक पढ़कर जो बातें आज तक आप नहीं जान पाए हैं प्रोफेसर साहब के बारे में, वो भी आप जान जाएंगे। बहुत ही उम्दा साहित्य है, बहुत बढ़िया। आप सभी को, संयोजकों को, आयोजकों को, पत्रकार बंधुओं को, आप सभी को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद। प्रांतीय भाषा प्रमुख प्रकल्प भारत विकास परिषद बहुत बड़ी संस्था है। राष्ट्रीय तो है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी बाहर भी काम कर रहे हैं, जो भारत और भारत के सौंदर्य, भारत के सांस्कृतिक सौंदर्य का प्रचार प्रसार पूरे विश्व में कर रहे हैं। भारत विकास परिषद का बहुत बहुत धन्यवाद और प्रोफेसर साहब को बहुत बहुत बधाई। इसमें शिक्षाविद, कलाकार, समाज के हर वर्ग के लोग, ये देवत्व है। जब कविता जी ने जिक्र किया था वो ये देवत्व है। सम्मान का आदान प्रदान श्रद्धा से गत होते हुए आमंत्रित करता हूँ साइंस समिति से जुड़ी हुई महिला विंग के सब सदस्य। सम्मानित श्रोतागण, आज मुझे सच कहने में डर नहीं लग रहा है। पहले मैं ये आग्रह पाल बैठा था कि जिस तरह हम विमोचन के लिए जाते हैं हमें बहुत से स्तुति गान करने होते हैं, लेकिन जो जो मैं जिन जिन लोगों के वक्तव्य को सुन चुका हूँ, यहाँ स्थानीय लोगों से जब बात हुई है, शायद मैंने अपने वक्तव्य में कुछ बिंदुओं को छोड़ दिया हो, क्योंकि मैंने डरते हुए लिखा था। मैं परिचित नहीं था और सच बोलना और सच का निर्वहन करना ये दो पहलू हैं जिनका उल्लेख स्वयं डॉक्टर साहब ने भी, रमेश जी ने अपने साहित्य में किया है। खैर, मेरे पास जब ये आलोच्य ग्रंथ, आलोच्य भी और विमोच्य भी मेरे पास आया तो मैंने देखा कि ये दो पहलू हैं इसमें, समीक्षा और साहित्य। साहित्य मूलतः एक मानसिक प्रक्रिया है जिसमें प्रासंगिक और नवीन जो भाव हैं उनका आविर्भाव होता है। उस आविर्भाव में जो भाव है उससे लेखक साहित्यकार चिंतन करता है, मंथन करता है, फिर आत्मसात करता है, तो वो उसकी अनुभूति बन जाता है। और वो अनुभूति है, अभिव्यक्ति के लिए जब छटपटाती है
तो वो एक नए कलेवर में हमारे सामने आती है, तो वो साहित्य है। और साहित्य की विभिन्न विधाओं के लिए तय किए गए जो मानक हैं, उन पर किया गया जो विश्लेषण है वो समीक्षा है। तो समीक्षा और सृजन दोनों पहलुओं से जुड़े हुए दो बड़े व्यक्ति हैं, मनीषी हैं, विद्वान हैं। उनके बारे में कुछ कहना, बातें करना मेरा दायित्व बनता है। वैसे तो अभी तक के जितने वक्ता आए हैं वो सब कुछ कहे गए हैं, मेरे लिए कुछ बचा भी नहीं है। मैं हो सकता है कि शब्दों का हेर फेर हो, उन भावों की पुनरावृत्ति करता आगे चला जाऊं, हो सकता है ये, क्योंकि मैंने इनकी रचनाओं में जो देखा और पढ़ा है मैं वही बात करूंगा। तो इनके बारे में जो मैंने ग्रंथ में पढ़ा है, तो मैं महसूस कर रहा हूं कि ये एक व्यक्ति नहीं है, एक संस्था है। और नर सेवा नारायण सेवा के मूल मंत्र का निर्वहन करते हुए जीवन व्यापन करने वाले, मानवीय उदात्त भाव रखने वाले और उत्कृष्ट जीवन मूल्यों के संवाहक, कुशल प्रवक्ता, कुशल आयोजक, संयोजक, डॉक्टर, कितने विशेषण हैं। लगता है कि मैं जो बोलूँगा वो मेरे विशेषण इन सब बातों के सामने बोने पड़ जाएंगे। तो मैं इतना ही कह सकता हूँ कि रमेश चंद्र जी वो एक बहुआयामी व्यक्तित्व के धनी हैं। मेरा ये जो कहना है वो किसी प्रकार की अतिशयोक्ति से जुड़ा हुआ नहीं है। इनके साहित्य को जब मैं देखता हूँ तो विभिन्न विधाओं में गज़ल, कविता, कथा, लघु कथा, एकांकी आदि में इन्होंने अपनी दृष्टि का उल्लेख किया है। शाश्वत सत्य के अन्वेषी प्रोफेसर साहब का जो साहित्य है, उस साहित्य में मैं देख रहा था कि रहस्यवाद से लेकर और नई कविता तक के जितने भी काव्य धाराएं बही हैं, उन सभी की बानगी इनके साहित्य में देखने को मिल रही है। ये बहुत बड़ी बात है कि विभिन्न धाराओं को छूते हुए साहित्य का सृजन करना अपने आप में अद्वितीय कार्य है और इन्होंने बखूबी उस कार्य को किया है। इनके चिंतन का जो फलक है बहुत विशाल है। इन्होंने हमारे चारों तरफ घटित होने वाले हर पहलू को रेखांकित किया है। कोई भी पहलू अछूता नहीं है, सूक्ष्म अवलोकन है। इन्होंने एक जो साहित्यकार का दायित्व भी बनता है उसका बखूबी निर्वहन किया है। इन्होंने पद, पद और संपन्नता के कारण जो अराजकता, जो विषमता और जो अन्याय उत्पन्न होता है, उस अन्याय को रेखांकित करते हुए इनकी जो रोशनी कविता है, जैसे कि यहाँ मेरे से पहले बहुत से वक्ता बोल गए हैं कि व्यंजना बहुत दूर तक ले जा रही है इनकी, तो उसमें रोशनी जो कविता है, रोशनी में रचनाकार है खुद उल्लेख कर रहे हैं, रोशनी काले बाजारों में बिकती है। इतिहास है आज रोशनी के चाहने वालों का नहीं है, इतिहास रोशनी के खरीदारों का है। अब इस मर्म को वही समझ सकता है जो साहित्य को समझता हो, क्योंकि बहुत गहरी बात है। हल्के फुल्के शब्दों में इतनी बात को कह देना विरल साधना कह सकता हूँ मैं। दूसरा, इन्होंने संसार का जो दोगलापन है उसको भी बखूबी उकेरा है कि एक जगह लिख रहे हैं ये कि स्नेह प्यार की बात करने वाला संसार है, स्नेह को स्वीकार नहीं करता है। इन्हीं का वक्तव्य है ये, और ये है भी सही, क्योंकि हम यथार्थ में देख रहे हैं। हम सभी भाषणबाजियाँ करते हैं, यथार्थ जो भाव है उससे दूर चले जाते हैं। आज स्नेह है, श्रद्धा है, विश्वास है, समन्वय है, सहयोग है, ये बहुत दूर की बात हो गई है। इनके अभाव के कारण आज हमारी जिंदगी का जो वास्तविक स्वरूप है न जाने कहाँ पर लुप्त हो गया है। इसलिए मैंने महसूस किया है कि रमेश जी
अपनी विभिन्न कविताओं में, विभिन्न रचनाओं में जिंदगी की तलाश करते हुए नजर आ रहे हैं। तो इन्होंने महसूस किया है कि जो जीवन होना चाहिए, जीवन के जो वास्तविक मायने हैं, हम उन मायनों से बहुत दूर जा रहे हैं। तो इसके अतिरिक्त इन्होंने जो एक कविता है जिसको बहुत अधिक मेरे ऊपर प्रभाव छोड़ा व्यक्तिगत रूप से, और जो साहित्यकार बंधु जिन्होंने समीक्षाएं दी हैं वो कितने प्रभावित हुए मैं नहीं जानता हूं। अरुणोदय कविता, जो परंपरागत बिंब हैं, प्रतीक हैं, उनसे परे हटकर इन्होंने जो रूपक खड़ा किया है वास्तव में दिल को छूने वाला है। और उस कविता को जब मैं देख रहा था तो मुझे शमशेर बहादुर सिंह की जो पूसा कविता थी उसकी स्मृति हो आई थी कि उसी तरह से उनके मानक, उनके बिंब अपने थे। डॉक्टर साहब के अपने बिंब हैं लेकिन रचना है उसी प्रकार लालित्य को लिए हुए है। मैं, क्योंकि समय सीमाएं भी हैं, दूसरा पहलू है कि बहुत से वक्ता उन बातों को कह गए हैं, थोड़ा सा मैं पुनरावृत्ति से परहेज करने की कोशिश भी कर रहा हूं। लेकिन फिर भी इनके, यदि हम गद्य की बात करते हैं, गद्य में जैसे कि मैं पहले उल्लेख कर रहा था कि इन्होंने एकांकी है, कथा है, लघु कथा है, कविता है और गीत हैं, यानी विभिन्न प्रकार से इन्होंने अपनी बात कही। तो लेकिन जब मैं गद्य की तरफ देख रहा था तो इन्होंने गद्य में खास तौर पर अपनी कहानी और लघु कथाओं में जो इनका कथानक है और कथोपकथन है वो बहुत कसावट को लिए हुए हैं, सधे हुए शब्दों में है। कहीं पर भी अनावश्यक प्रयोग कहीं नजर ही नहीं आ रहा है। कई बार भर्ती के शब्द जिस तरह गजलों में और रुबाइयों में, छंदों में किए जाते हैं, और गद्य में भी बहुत से रचनाकार इस तरह के अपनी आकार या कलेवर को बढ़ाने के लिए जो कर रहे होते हैं वो इस तरह का कुछ देखने को नहीं मिल रहा है। बड़ी कसावट के साथ इन्होंने अपनी बात को रखा है। दूसरा एक जो पहलू है वो ये है कि इनके साहित्य में जो वक्रोक्ति की कोख से उत्पन्न होने वाला धारदार व्यंग्य है वो पूरे साहित्य में देखने को मिल रहा है। और वो व्यंग्य है, उसकी जो बानगी जगह जगह पर बिखरी पड़ी है, वही व्यंग्य इनकी जो रचना है उसमें लालित्य और पठनीयता दोनों ही पहलुओं को उद्घाटित कर रहा है। इनके व्यक्तित्व पर एक बात मैंने जो महसूस की थी वो अब कह रहा हूं, जबकि मैं बात इनके रचना संसार पर कर रहा था। इनके व्यक्तित्व में जो विशेष बात आज मैंने यहाँ महसूस की है, इन्होंने अपने जीवन को कभी भी अखबार और इश्तार नहीं बनने दिया है, जो मैंने अब महसूस किया है। और चुपचाप अहरनिश जो मानव साधन कल्याण के लिए जो कार्य है बिना शोरगुल के, बिना बाह्य आडंबर के किए हैं, तो उस रचनाकार के साहित्य में कहीं पर कमी मिलेगी ये कहने की बात नहीं है। और उनका साहित्य मानवीय मूल्यों के कितना समीप होगा ये बार बार वक्ताओं ने जो बोला है मैं उस बात को नहीं कह रहा हूं, लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि जीवन की उदासियों में भी अद्भुत जिजीविषा की जो प्रेरणा इनके काव्य में है। और इसके अतिरिक्त इन्होंने जो आज का विषम अराजक वातावरण है उस विषमता के अंदर, अराजकता के अंदर, उस अन्याय और अभाव के अंदर भी जीवन जीने की एक विरल प्रेरणा है अपने साहित्य में दी है। दूसरा जो पहलू है वो समीक्षक का है। समीक्षक मेरे बड़े भाई हैं और उनके बारे में बहुत सी बातें हो चुकी हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पर मैं जिस जिम्मेवारी के साथ खड़ा हूँ मुझे वो बोलना पड़ेगा। यूँ भी लगता होगा कि आपको पुनरावृत्ति हो गई, क्योंकि आर्य धर्मवीर जी और हमारा जो संघ साथ है बहुत पुराना है। वो जो कहकर गए हैं गलत नहीं कहकर गए हैं। तो सनातन धर्म के सजग प्रहरी गुरु तेग बहादुर के चरण स्पर्श से धन्य हुई बांगर भूमि खटकड़ गांव में पैदा हुए रामफल सिंह खटकड़ आज
हरियाणा के साहित्यिक गलियारों में किसी परिचय के मोहताज नहीं है। इन्होंने कालजयी रचनाएं दी हैं। एक बात मैं स्पष्ट कर देता हूं, जहां तक मुझे जानकारी है 4 इनके प्रबंध काव्य हैं। शायद हरियाणा के किसी रचनाकार के 4 प्रबंध काव्य ना हो। तो इसके अतिरिक्त इन्होंने कम से कम 60 पुस्तकों के ऊपर आमुख लिखे हैं, भूमिकाएं लिखी हैं, और 7 ग्रंथों को, इस तरह का जो आज ग्रंथ जिसका आज विमोचन हो रहा है, उस तरह के 7 ग्रंथ इनके आ चुके हैं। तो इन्होंने केवल ये ही काम नहीं किया है। जिस तरह अभी बात आ रही थी कि नवोदित जो रचनाकार हैं उनको प्रेरित करने का कार्य भी खूब किया है। अब इनका जो आलोचना का जो कार्य किया है इन्होंने, ये आलोचना का कार्य इतना सहज नहीं होता है। एक आलोचक को सधे हुए कदमों से जिस डगर पर चलना होता है, समीक्षा की जिस पगडंडी से गुजरना होता है, वहाँ पर बड़ी सजगता की और समझ की आवश्यकता पड़ती है। इन्होंने उस यात्रा को किया है और बड़ी सूझबूझ के साथ किया है। इन पहलुओं को ध्यान में रखते हुए न तो अनावश्यक भर्त्सना कहीं आए और न अनावश्यक स्तुति हो। ये दोनों पहलू सामने रखकर इन्होंने अपनी बात कही है, जिससे इनकी जो विद्वता है, इनका कौशल है, वो स्वतः प्रमाणित हो जाता है कि ये कितने ब्रह्मज्ञ हैं और साहित्य की बारीकियों को कितना जानते हैं। इनके बारे में मैं जितना बोलूँगा कम है, क्योंकि मेरा साथ आज से नहीं है। मैं इतना समीप से जानता हूँ, और प्रेरणा के लिए जिससे नवोदित रचनाकारों की बात हो रही थी, ये जो विकलांग व्यक्ति को भी दौड़ाने में सक्षम है। संक्षेप बता देता हूँ आपको। आज इन दोनों विभूतियों के सहयोग से, क्योंकि एक का सृजन है, एक की समीक्षा है, उससे एक जो रचना है मूर्त रूप ले रही है और उस रचना का आज विमोचन हो रहा है। मैं दोनों को बधाई देता हूं और इस उम्मीद के साथ कि शोधार्थियों के लिए, साहित्य के विद्यार्थियों के लिए यह ग्रंथ है निश्चित रूप से मील का पत्थर साबित होगा। लेकिन एक शब्द के साथ, एक वाक्य के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा कि मैंने मेरे जीवन में इस तरह का विमोचन कार्य आज तक नहीं देखा है। अद्भुत है, अपने आप में विरल है। 2 पल में विमोचन होते देखे हैं मैंने, आज विमोचन नहीं हुआ। हम अरे कोई पूरी पुस्तक से, जिन्होंने नहीं पढ़ी, हम तो पढ़ कर आए हैं, जिन्होंने नहीं पढ़ी है वो भी पढ़ गए। इसके लिए मैं आयोजकों का धन्यवाद देता हूं और इस बात का लिए भी आभार प्रकट कर रहा हूं कि मुझे इस भव्य समारोह का हिस्सा बनने का अवसर प्रदान किया। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारती। निर्वाण स्थली नरवाना की प्रबुद्ध जनता और बहुत ही श्रद्धेय प्रोफेसर रमेश जी, मेरा इसमें कुछ नहीं, जो कुछ है सब तो तेरा तुमको सौंप दे, क्या लागत है मोए। जय हिंद, जय हिंद, धन्यवाद। इसको कहते हैं गागर में सागर भरना। धन्यवाद। नरवाना शहर के प्रबुद्ध नागरिकगण, सबको मेरा प्रणाम। सबसे पहले तो मैं आयोजकों को धन्यवाद देना चाहता हूं कि 51 साल के बाद मुझे उस प्रांगण में आने का मौका मिला जहां से मेरा विद्यार्थी जीवन शुरू हुआ। प्रोफेसर रमेश सर से मैं सिर्फ 2 महीने पढ़ा हूं, उसके बाद हमारे सर चेंज हो गए। सिर्फ 2 महीने पढ़ा हूं, लेकिन उन 2 महीनों में मैं ये कह सकता हूं कि मेरे जीवन में आमूल चूक परिवर्तन हुए। वो आमूल चूक परिवर्तन क्या हुए हैं? क्लास में पढ़ाते हुए सर हमेशा, सर हम बैक बेंचर थे आपकी क्लास में, पीछे वाले बैक बेंचर थे, हम 2 थे, एक मैं, एक अशोक गर्ग, अगर आपको याद हो, वो आज रिवाड़ी में
डिप्टी कमिश्नर हैं, क्योंकि हम दोनों ही, हमने पहले इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ी थी, सेकंड ईयर में इकोनॉमिक्स पढ़ने आए थे हम। तो आपकी बातें हमें जो याद रहती थी, जो मर्म होता था बातों का, वो ये होता था कि सबके साथ प्यार से बर्ताव करो और अपनी रोजी रोटी के साथ कभी धोखा मत करना। ये आपकी बातों, आपके जीवन से हमने सीखा। उसके बाद नरवाना में रहते हुए आपकी दिनचर्या देखी, आपका सेवा भाव देखा, स्टेशन पे लोगों को पानी पिलाते हुए भी देखा, कई बार उसमें हम शामिल भी हुए। कई बार ये लगता था उस वक्त, क्योंकि बच्चे थे हम, हमें ये लगता था यार ये क्या काम कर रहे हैं। लेकिन जब बड़े होने के बाद प्रैक्टिकल लाइफ में आए, तब लगा कि शायद हम गलत थे। सर ने जो रास्ता दिखाया, फिर उसी रास्ते पे चल पड़े। और आज भगवान की दया से जहां भी है, जो कुछ भी हो पाता है, सर सब आपकी प्रेरणा है। आपको बार बार वंदन है, अभिनंदन है। सर की इस विधा से हम वाकिफ नहीं थे कि सर साहित्यकार भी थे या लेखन का कार्य भी करते हैं। मैंने चोर कौन है, माचिस है, सर के साहित्य में जितने पात्र हैं, उन पात्रों के साथ मैंने जीवन जिया है। सीताराम जी के साथ आर्य स्कूल के ग्राउंड में हम क्रिकेट खेला करते थे। और स्वर्गीय रावल जी जो संगीतकार थे, उनके साथ भी ट्रेन में आना जाना होता था जब हम कुरुक्षेत्र पढ़ते। अभी धर्मवीर जी कह रहे थे कि अर्थशास्त्र बड़ा नीरस विषय है, और मुझे अचंभा होता है कि एक अर्थशास्त्री इतना संवेदनशील कैसे हो सकता है। धर्मवीर जी, मैं मंच के माध्यम से आपको बताना चाहता हूं कि जिस दिन अर्थशास्त्री संवेदनशील नहीं होगा, दुनिया की कोई डेवलपमेंट नहीं होगी। अर्थशास्त्री बहुत संवेदनशील होता ही होता है। अगर संवेदनशील ना होता तो शायद वेलफेयर इकोनॉमिक्स नाम का सब्जेक्ट ना होता। वो सिर्फ संवेदनाओं के ऊपर आधारित है, संवेदनशील है। अर्थशास्त्री ही है जो ये चीज, इस चीज के ऊपर साहित्य में भी हमें नजर आता है, कटाक्ष करता है कि भाई भेदभाव किस बात का, जब सारे समान हैं, लड़का लड़की समान है, तो एक माँ लड़के को ज्यादा भोजन खाने को देती है, लड़की को कम भोजन खाने को देती है, ऐसा क्यों? ये संवेदनशीलता की। फिर भाई रामफल खटकर जी, जैसा बताया, किसी परिचय के मोहताज नहीं है। उनका साथ भी लगभग 10-15 वर्षों से है। कभी कभार मैं हिंदी साहित्य प्रेरक संस्था के कार्यक्रमों में भी जाता हूं, लेकिन इससे अलग भी हमारा संबंध है। वो संबंध है इतिहास संकलन समिति के माध्यम से, कि पूरे भारत के नगरों का, शहरों का इतिहास इकट्ठा किया जाए। उस काम में हम लोग लगे हुए हैं। हमारे एक साथी बीच में चले गए, जिसकी वजह से जींद का 90% काम पूरा होने के बावजूद भी हम वहीं खड़े हैं जहां से हमने शुरू किया था। क्योंकि कई बार होता क्या है कि एक व्यक्ति के पास जो सारा हम इकट्ठा कर करके देते रहे, लेकिन वो अचानक चला जाए,
तो फिर भावनाएं कुछ इस तरह से जुड़ जाती हैं कि हम ना तो अप्रोच कर पाते हैं, ना ही वो चीज़ें वापस ले पाते हैं। तो इसलिए मैं ये कह रहा हूँ कि हम वहीं खड़े हैं जहाँ पर हम थे। आज का आयोजन बहुत ही सुव्यवस्थित आयोजन था। सभी वक्ताओं ने साहित्य की अलग अलग मानकों के स्तर पर साहित्य को परखा और गुरु जी के साहित्य पर प्रकाश डाला। मैं साहित्य का विद्यार्थी नहीं, लेकिन जितना मैंने पढ़ा है उसमें एक चीज मुझे नजर आई कि संस्कार विहीन समाज और मूल्य विहीन शिक्षा, ये हमारी सारी समस्याओं की जड़ है। और इन चीजों को प्रोफेसर साहब ने अपनी कविताओं के माध्यम से, अपनी एकांकियों के माध्यम से खूब उकेरा है। उसके लिए सर आप बधाई के पात्र हैं। और खक्कर साहब, आपने जिस सरल भाषा में कि साधारण व्यक्ति भी आसानी से समझ जाए वो बात पहुंचाने का कार्य किया है, वो सराहनीय है। आपको भी बहुत बहुत बधाई। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। मुस्का कर पल के छलकाना मुझसे सीखे कोई, छल की पलकों से मुस्काना। जिनके गीत गाए जा रहे हैं मैं उनका गीत गा रहा हूँ। प्रोफेसर रमेश जी को मैं सादर आमंत्रित करता हूँ। मैं इनके अभी अध्यक्ष महोदय ने बताया कि इनके व्यक्तित्व के इस मुख्य अतिथि महोदय ने कहा था कि इनके व्यक्तित्व के इस पहलू से परिचित हुआ। मैं एक नया व्यक्तित्व बताता हूँ, एक नया पहलू। आप बहुत अच्छे अभिनेता हैं। एक 2-3 शॉर्ट फिल्मों में हम दोनों ने इकट्ठे काम किया है। मैं तो अच्छा एक्टर हूँ ही, प्रोफेसर साहब बहुत अच्छे एक्टर हैं। बहुत बहुत मैं वो बात रह जाती इसलिए मैंने याद दिलाया है। बहुत अच्छे, केवल नाटक लिखते नहीं, नाटकों में काम करते हैं। 2-3 स्मॉल शॉर्ट फिल्में हैं जो चलन चला हुआ है, उसमें हम दोनों ने काम किया। बहुत अच्छा इन्होंने अभिनय किया है। मैं शायद उतना अच्छा नहीं कर पाया। मैं आमंत्रित करता हूँ आप आके एक तो स्मृति चिन्ह भेंट करें आज के हमारे अतिथिगण को। मंदिर होती है जिसमें शब्द जो है वास करते हैं। जैसे हमारे मंदिरों में देवी देवता वास करते हैं, किताब में भी शब्द उसी तरह वास करते हैं। शब्द बहुत ही सर्वव्यापी है। मैं बहुत हैरान होता हूं कि जब मैं यहाँ से विदेश में अपने बेटे को टेलीफोन करता हूं तो उसी टाइम उसको वो शब्द वहां पर मिल जाते हैं। इसका मतलब वो शब्द नरवाने में भी हैं, अमेरिका में भी हैं, इंग्लैंड में भी हैं, इंडोनेशिया में भी हैं। सिर्फ बात यह है कि मैं किस फ्रीक्वेंसी से उनको पकड़ सकता हूँ। क्योंकि साइंटिस्ट ये कहते हैं कि कुछ भी सॉलिड यहाँ नहीं है। जो हम देख रहे हैं सारा भ्रम है, बिल्कुल भ्रम है। जो बात कभी शंकराचार्य ने कही थी कि जगत मिथ्या है, आज वो साइंटिस्ट कह रहे हैं। और वो ये कहते हैं कि ये सारा जगत जो है वो एनर्जी है और वाइब्रेशंस है। और अगर मेरी वाइब्रेशंस को, मेरे शब्दों को उन्हीं वाइब्रेशन से कोई पकड़ सकता है तो वो उत्तरी ध्रुव में भी पकड़ सकता है, दक्षिणी में भी पकड़ सकता है। इसका मतलब देवताओं की तरह, भगवान की तरह जो शब्द हैं वो सर्वव्यापी है। शब्दों में शक्ति बहुत है। एक सभा में मैं बैठा था, किसी ने मुझे कहा शब्दों में क्या शक्ति होती है। मैंने कहा भैया ऐसे करो, ये सामने सड़क जा रही है, आप उस पर जाओ और कोई लंबा तगड़ा आदमी आता हो उसे 2 अच्छी गालियां सुना दो और आपको शब्दों की शक्ति का पता लग जाएगा कि शब्दों में शक्ति क्या होती है। शब्दों में बहुत ज़्यादा शक्ति होती है। मैंने भी उसे अभी झेला है। मुझे नहीं पता था कि मेरे साथ ऐसी बनेगी। ये जो 2 शब्द हैं, पहले रमेश था। मैं जाति पाति में विश्वास नहीं करता, काले गोरे में विश्वास नहीं करता, ऊंच नीच में बिल्कुल भी विश्वास नहीं करता। मैं सोचता था
कि सभी लोग मुझे प्रोफेसर कहते हैं, चलो एक प्रोफेसर शब्द लगा दें। तो मैंने रमेश के सामने एक प्रोफेसर शब्द लगाया। बहुत भारी पड़ा, दिन रात मुझे एक चीज कचोटती थी, क्या तुम प्रोफेसर के काबिल हो? ये शब्द तो आपने यूज कर लिया। उसी दिन से मैंने पढ़ना शुरू किया, रात दिन पढ़ना शुरू किया कि मैं उस काबिलियत को तो हासिल कर सकूं जो कि मैंने शब्द अनजाने में भूल से लगा दिया है। लेकिन ये नहीं पता था, जब मैंने इस पुस्तक को देखा, खटकर साहब से आई ये पुस्तक, और उसमें ये 2 शब्द और देखे, तो इन शब्दों ने जितना मुझे बेचैन परेशान किया है मैं ही जानता हूँ। मैं बहुत परेशान हुआ सर, बहुत परेशान हुआ, और प्रोफेसर तक तो मैंने किसी तरह निभा ली, लेकिन इसे मैं कभी भी ताज जिंदगी निभा नहीं पाऊंगा, बिल्कुल भी नहीं कर पाऊंगा, ये मेरे बस की बात नहीं है। लेकिन शब्दों में ताकत है, ये तो आप मानेंगे, जैसे आप कहते हैं ईश्वर में ताकत है, इसीलिए हम उन्हें पूछते हैं, तो शब्दों में भी बहुत ज़्यादा एक ताकत है, वो भी बड़े शक्तिशाली होते हैं। अब सवाल ये उठता है कि ये किताब कैसे बनी, इन्हीं शब्दों की बात करूँगा। एक महफिल थी, यहाँ बिट्टू तरसेम हैं, उनके घर में जो है महफिल हो रही थी, वहाँ खटकर साहब भी थे, असीम राणा साहब भी थे, तो मैंने वहाँ एक कविता पढ़ी। ये लोभ होता है, मेरे में भी ऐसा लोभ है, मैं उसको डिनाई नहीं करूँगा। तो जब मैंने कविता पढ़ी तो खटकर साहब ने असीम राणा से कहा, सारा इनका साहित्य इकट्ठा करो और 1 हफ्ते में टाइप करके मुझे दो, जैसा कि बताया गया। असीम राणा ने कहा कि मैं बहुत बार कह चुका हूँ, ये देते नहीं, कि नहीं तो लेना है। तो उन्होंने क्या किया कि मेरे पास आए और मैं भी चलो, मैं कहा दे देते हैं, चलो करते हैं ये काम। तो वो साहित्य मैंने इनको दे दिया। लेकिन एक बात मैं ये कहना चाहूँगा, इन्होंने इतनी मेहनत की, अब इस किताब के जितने पृष्ठ हैं उसमें 100 पृष्ठ खटकर साहब ने लिखे, और वास्तव में ये कोई छोटा काम नहीं है किसी की। मैं हमेशा एक अध्यापक के नाते ये कहता रहा हूँ कि अच्छी किताबें पढ़िए, अच्छा लिटरेचर पढ़िए, इसलिए मैं आपको कभी भी ये नहीं कह सकता कि ये किताब पढ़िए, क्योंकि मेरा हमेशा यही रहा है कि अच्छा लिटरेचर पढ़ें। जब शर्त हैं, जब प्रेमचंद हैं, जब टी.एस. इलियट हैं, जब शेक्सपियर हैं, जब और बहुत अच्छे फिलोसफर्स हैं, तो ये किताब कोई माने ही नहीं रखती। लेकिन फिर भी आप ये सोचते हुए, ये किताब उस व्यक्ति ने लिखी है, उस बच्चे ने लिखी है जो निर्वाणा की भूमि से संबंध रखता है, जो निर्वाणा की भूमि में पैदा हुआ, यहीं पला, यहीं बड़ा हुआ। और कभी अगर आपका दिल करे कि उन बड़े बड़े राइटर से, बहुत बड़े जिनके विचार हैं, अगर कभी दिल करे कि चलो अब थोड़ा सुस्ता लेते हैं, थोड़ा निर्वाणे की मिट्टी की गंध को भी देख लेते हैं, तो इस किताब को उठा लेना, वरना इतना अच्छा लिटरेचर है, आप उसे ही पढ़ना। मैं कभी नहीं कहूँगा कि इस प्रकार के थोथे लिटरेचर को आप पढ़ना। और दूसरी बात यह है कि मैं बहुत आभारी हूँ, इतना ज़्यादा कुछ कहने के नहीं आपके प्यार का। मैं हमेशा एक ही बात फील करता हूँ कि इस गांव से, मैं इसे गांव ही कहूँगा, आप कितना ही शहर बना लीजिए, कितना ही यहाँ कंक्रीट के मकान बना लीजिए, कितने ही यहाँ फैक्ट्रीज लगा लीजिए, कितने ही यहाँ उद्योग खड़े कर लीजिए, मेरे लिए गांव रहेगा। मैंने यहाँ की काली पीली आंधियों को देखा है, मैंने यहाँ वो भी देखा है जब पानी होता ही नहीं था, 12-1 बजे तक बैठे रहते थे कि कोई आएगा पानी डाल के जाएगा तब नहाएंगे। कितने अच्छे थे वो दिन कि ये नहीं कहना पड़ता था आज नहाने को दिल नहीं करता, बहुत नहीं, आपको तो कहता ही नहीं कोई ऐसा, तो क्योंकि पानी अवेलेबल है। तो वो मैंने निर्वाणा देखा है जब यहाँ पर कच्ची सड़कें होती थी, कोई पक्की सड़क नहीं थी, और आज पक्की सड़कें मुझे कोई ज़्यादा अच्छी नहीं लगती। लेकिन वो अगर आप निर्वाणा को देखना चाहें कभी और उसकी सुगंध को लेना चाहें, तो कभी जब आपको और सब चीज़ें अच्छी ना लगें तब इस किताब को कभी उठा लीजिएगा। अब मैं उन लोगों को सामने लाना चाहूँगा जिन्होंने ये काम किया मेरे साथ, और जिन्होंने, क्योंकि टाइम बहुत हो चुका है, और उसके लिए मैं रितु को, सोनू को, शोभा जी को बुलाओ कि वो यहाँ आ जाए स्टेज पर प्लीज़, और डॉक्टर साहब को प्लीज़ आ जाएं, और उन लोगों को सम्मानित करें जिन्होंने इस किताब का सृजन किया। हिंदी लिखते हैं और इतना अच्छा लिखते हैं, कौन है ये?
ये असीम राणा कौन है? मगर मेरी बात भी तो कर लो भाई। यहाँ बिल्कुल नहीं किसी ने की, इन्हीं लोगों की बात की। फिर मैंने भी मुझे सूझ गई एक बात, मैंने कहा चलो ऐसे करते हैं। मैंने भी खटकर साहब और असीम राणा की वो जमकर तारीफ की, वो जमकर तारीफ की, उन्हें कहना पड़ा अच्छा इतने बड़े बड़े लोग हासिल। तो मैं आऊँ खटकर साहब आए, असीम राणा साहब प्लीज आगे बताइए। मुकुल को बुला रहा हूं, मुकुल को बुला रहा हूं। असीम राणा जी आज प्लीज आगे आ जाओ, पहले आ जाओ। तेरा काम मेरा तो है नहीं कुछ। सर फोटो। हाँ जी सर, अभी आई साइड का मौका मिले तो आप इसमें 3-4 पेजेस हैं। एक एहसास है, एक में आवारगी है, एक में नमन है, इसमें मैंने निर्वाणा की मिट्टी को नमन किया है, और एक प्रार्थना है। इन 4 पेजों के बनाने में जो है बहुत ज़्यादा जो है, एक नितिन साहब जो कि फोटोग्राफर हैं बहुत अच्छे, और एक हमारे ये धर्मेंद्र जी, इनका बहुत हाथ है, इन्होंने बहुत ज़्यादा उस पर काम किया और बहुत अच्छा उन्हें बनाया। तो आप आइए। कोई स्मृति चिन्ह नहीं होता। सर आगे आ जाइए प्लीज। सुभाष जी क्षमा कीजिएगा, सुभाष जी त्यागी तपस्वी लोगों का नाम सबसे पहले होना चाहिए, लेकिन मैं कोई बोलता बोलता ज़्यादा योग्य आदमी नहीं, भूल जाता हूँ। सुभाष जी जिन्होंने रक्त के माध्यम से सेवा का बीड़ा उठाया हुआ है। श्री कौशल जी कृपया मंच पे आए। ये पुस्तकों का आदान प्रदान, प्रोफेसर साहब से जब भी बात होती है तो ये दुख व्यक्त करते हैं कि हम आज की पीढ़ी में साहित्य के प्रति प्रेम नहीं जगा पाए। सर थोड़ा घूम जाओ प्लीज। हाँ जी सर, थोड़ी बात करने की तो सबसे पहले पुस्तकें ही ध्यान में आई। ये श्रेष्ठ साहित्य है सर, आपके घर में रहेगा। इन लेखकों का आंतरिक सौंदर्य आपके उनके साथ घर के संस्कारों में अवश्य कहीं ना कहीं वो पनपेगा। शरद चंद्र हैं, रविंद्रनाथ टैगोर हैं, प्रेमचंद है, उपन्यास सम्राट प्रेमचंद, उनका सृजित किया हुआ ये अनमोल साहित्य। हम स्मृति चिन्ह सेवा सदन यहीं से पढ़ रहा हूँ मैं। ये काल से ही रचनाएं हैं, पूरे विश्व में सेवा। ये कहते हैं लोग कि आज जिंदगी में बड़ी जल्दी रहती है, किसी को जल्दी नहीं है। आपका जो प्रेम है साहित्य के प्रति, प्रोफेसर साहब के प्रति, थैंक यू। सभी ने एक आवाज में देना। एक पहली पूछूंगा मैं आपसे, उसका रिप्लाई सभी ने एक आवाज से देना। जरा एक मिनट का, कि छोटा कद है काम बड़े, छोटा कद है काम बड़े, वचन सुनाते खरे खरे, हृदय में ज्ञान की गंगा बहती, सभी के हित की चिंता रहती। साईं नाम का उठा के बीड़ा, मीठी गोली से हरते पीड़ा। थैंक यू। साईं नाम का उठा के बीड़ा, मीठी गोली से हरते पीड़ा, नरवाना की शान कहाते, दुखियों के दुख में करहाते। ये लो सर एक बार। नरवाना की शान कहाते, सर थोड़ा दुखियों के दुख में करहाते। आगे। बाबा के सच्चे अनुयायी, बाबा के सच्चे अनुयायी, जोर से बोलो कौन है मेरे भाई? कौन है बोलो मेरे भाई। एक मिनट सभी बैठे रहेंगे, सभी एक स्वर में गाएंगे, सभी एक स्वर में गाएंगे। ये साई परिवार है, ये साई परिवार है, श्रद्धा सबूरी प्रेम सेवा
जिसका आधार है ये सारी परिवार है, ये सारी परिवार है। एक बच्ची जिसने स्केच बनाया था वो बच्ची मंच पे आ जाए। कि वो दिए तले से अंधेरा ही हो गया, इनको भूले गए। और आपने जितना अच्छा किया है सर, कैमरे में हाँ एक ले लेंगे। नहीं अच्छा चलो सेम है, बिल्कुल सेम। आ जाओ आप वापस रख लें फोन में। ये बच्ची वही है जिन्होंने स्केच बनाया था। बहुत अच्छी चित्रकार, इसके कलात्मक भविष्य के लिए मैं कामना करता हूँ। और दो बच्चे जिन्होंने तिलक लगाया था वो अगर हैं तो मंच पे आ जाए। हाँ। युक्ति और दिया हमारी जो बिल्कुल प्रारंभ पे पहुंचा है।